सोचिए इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा हो और विराट कोहली अपने कैरियर की लास्ट बॉल खेल रहे हों। आपको क्या लगेगा कि वो लास्ट बॉल पे छक्का मारे? ऐसा ही कल्चर देखने को मिलता है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि 8 नवंबर को गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में कोर्ट का अवकाश था। 7 नवंबर को ही अपने कैरियर के अपने कार्यकाल के अंतिम दिन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक ऐसे ही कंट्रोवर्शियल मुद्दे को लिस्ट किया जो कि है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के आरक्षण के मुद्दे को। ईडब्ल्यूएस कोटे के आरक्षण को लेकर कई तरह की पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी और जैसा कि जस्टिस यूयू ललित ने अपना पदभार संभालने के समय ही कहा था कि काफ़ी समय से लंबित मुद्दों को प्रायोरिटी में देखा जाएगा। ईडब्ल्यूएस कोटे को कॉन्स्टिट्यूशनल बताकर सुप्रीम कोर्ट ने ये रास्ता साफ कर दिया है कि अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को सरकारी नौकरियों और सरकारी संस्थानों में शिक्षा के लिए 10% का आरक्षण मिलेगा। न्यूज़ तो अच्छी है बट इसकी टेक्निकलिटी पर एक नज़र डालते हैं। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई वेलकम यू आर इन माय यूट्यूब चैनल ज्ञान पासवर्ड। इस चैनल पर हम नेशनल और इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की डीप एनालिसिस करते हैं। आज का टॉपिक इंडिया के अंदर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के आरक्षण पर बेस्ड है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग कौन होते हैं, किस तरह से ईडब्ल्यूएस कोटे को पास किया गया, जजमेंट दिए गए, कौन कौन से जजेस थे जिन्होंने फेवर में जजमेंट दिए और क्या उनके आर्ग्यूमेंट थे, किन जजेस ने इस अमेंडमेंट का विरोध किया और उनके क्या आर्ग्यूमेंट थे, ये चीज़ पॉलिटिकली किस तरह से प्रभावित है, इन सब चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। पॉइंट वाइज पॉइंट जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन कोटा ऑन लास्ट वर्किंग डे यानी कि अपने कार्यकाल के अंतिम दिन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित ने 40 तरह की डिफरेंट पिटिशंस जो कि बेस्ड थी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन पर, उनको एंटरटेन किया। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट की 5 जजेस की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और उसका 35 मिनट की हियरिंग के बाद 35 मिनट जब उन्होंने अपने वर्डिक्ट दिए, केस को पढ़ा, 3 और 2 के अनुपात में डिसीजन आया और ये साबित किया गया कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देना कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। जो कि इसकी वैलिडिटी पे सवाल उठाए जा रहे थे, आज उन लोगों का संदेह सुप्रीम कोर्ट ने दूर कर दिया है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के प्रोविज़न की बात करें तो जनवरी 2019 में जस्ट बिफोर लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा के चुनाव के ठीक पहले इस तरह के प्रोविज़न को, इस तरह के बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया और बड़ी ही जल्दी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके इस बिल को पास कर दिया गया। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन कोटा कॉन्स्टिट्यूशन के 103rd अमेंडमेंट यानी 103वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। लंबे समय से चले आ रहे विवादों का अंततः निस्तारण तो हो चुका है, लेकिन अब हमें ये जानना रह गया है कि ईडब्ल्यूएस में इंक्लूड कौन कौन होता है, किन लोगों को इस कैटेगरी में शामिल किया गया है। उनमें ये है कि वो एससी, एसटी या ओबीसी नहीं होना चाहिए, मींस जनरल कैटेगरी का ही होना चाहिए। उसकी एनुअल इनकम जो सालाना आय है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। उसके पास जो एग्रीकल्चरल लैंड है अगर वो 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। 5 एकड़ आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करके जोड़ लीजिए, देख लीजिए कितनी होनी चाहिए, आप इस क्राइटेरिया में फॉल होते हैं कि नहीं। उसका जो घर है वो 1000 स्क्वायर फीट एरिया से कम में होना चाहिए। अगर उसका म्यूनिसिपैलिटी या सिटी में प्लॉट है तो 900 स्क्वायर फीट एरिया से कम होना चाहिए, या फिर गांव में अगर प्लॉट है, विलेज एरिया में अगर प्लॉट है तो 1800 स्क्वायर फीट एरिया से कम होना चाहिए। ये क्राइटेरिया हैं जो कि डिफ़ाइन करते हैं कौन लोग आएंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के दायरे में। अब हम देखेंगे कि इंडिया में कितने फीसदी कोटा, रिजर्वेशन कोटा किस वर्ग को दिया गया है। तो उसमें जब कॉन्स्टिट्यूशन के शुरुआती दिनों में ही शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन दिया गया था। शेड्यूल ट्राइब के लिए ये है 7.5% और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए है 15%। आज़ादी के काफ़ी दिनों बाद एक ऐसी नीड फील की गई, देश में एक ऐसा वर्ग भी है जो कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में तो नहीं आता, लेकिन वो भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। इतना कह सकते हैं कि कंसीडरेबल अमाउंट में उनको बैकवर्ड देखकर तत्कालीन गवर्नमेंट ने, तत्कालीन सरकारों ने ये डिसाइड किया कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया जाए।
जो कि 27% था। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि सवर्णों में जो कि एससी नहीं है, एसटी नहीं है, अदर बैकवर्ड क्लासेस नहीं है, जो कि आज तक किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं पा रहे हैं, उनमें से इस कैप के अंदर आने वाले, इस क्राइटेरिया के अंदर आने वाले लोगों को EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के नाम से एक रिजर्वेशन बेनिफिट दिया जा रहा है, जो कि टोटल वैकेंसीज का 10% है। तो बची हुई 40% वैकेंसीज हैं वो मेरिट के आधार पर भरी जाएंगी। ये बड़ी ही रोचक घटना होगी, रोचक बात होगी कि हम इसको जानें कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए इस तरह का लेजिस्लेशन कब और कैसे पास किया गया और इसके पीछे क्या बैकग्राउंड था। तो अगर आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो ये गारंटी करता है इक्वलिटी की इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, यानी कि आपकी जाति, धर्म, मजहब, रंग या आपके जेंडर, आपके लिंग से कोई मीनिंग नहीं है। गवर्नमेंट सर्विसेज में या अपॉर्चुनिटी की अगर बात आए तो उसमें आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आर्टिकल 16 भी इसी तरह की एक गारंटी प्रोवाइड करता है, जो कि इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज। सरकार के द्वारा यानी स्टेट के द्वारा चलाई गई किसी भी योजना में या गवर्नमेंट की सर्विसेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। लेकिन एक कहावत ये भी है कि अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। जो अनइक्वल हैं, जो असमानता से जूझ रहे हैं, उनको अगर आप समानता से ट्रीटमेंट देंगे तो नहीं बनेगा। एक बेसिक सा एग्जांपल लेकर हम समझेंगे कि अगर बुखार का मरीज़ है, एक को वॉमिटिंग हो रही है, एक के पैर में चोट लगी, अगर हम सबको एक ही मेडिसिन देंगे तो ये तो इनजस्टिस हो गया, या फिर ये ठीक उपचार तो नहीं हुआ ना उनके साथ। एक और एग्जांपल से देखेंगे, मान लिया 200 मीटर की दौड़ है, उसमें पार्टिसिपेंट हैं एक 10 साल का बच्चा, एक 20 साल का युवा और एक 50 साल का बुजुर्ग। तो हम उन तीनों के लिए एक सेम क्राइटेरिया नहीं रख सकते, क्योंकि तीनों की फिजिकल कंडीशंस अलग अलग हैं, जिनकी वजह से उनको अलग अलग टाइम लग सकता है उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है हमारा रिजर्वेशन का रूल। रिजर्वेशन इनिशियली दिया गया था सोशली यानी सामाजिक रूप से और एजुकेशनली यानी शैक्षिक रूप से पिछड़े समाज के वर्ग को। तो ऐसे में ये माना जाता था कि एससी हैं, एसटी हैं और अलग अलग राज्यों के हिसाब से ओबीसी कैटेगरीज बनाई गई, उनको ये रिजर्वेशन का लाभ दिया जाता था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वैसे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की सुविधा इसीलिए दी भी गई है कि ये 100 साल 200 साल पहले की सोच में ना रह जाए। आज की मौजूदा हालतों के हिसाब से, आज की कंडीशन के हिसाब से इसको चेंज किया जा सके। बीजेपी की गवर्नमेंट ने इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 103rd 103वां अमेंडमेंट किया, 103वां संशोधन करके उसका जो आर्टिकल 15 है और आर्टिकल 16 है उनमें ये एक नया क्लॉज लगाया कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया जाएगा। प्रोसीडिंग ऐसे चलती है कि इस बिल को 8 जनवरी 2019 को संसद में पेश किया गया और मात्र 6 दिनों के अंदर तत्काल प्रभाव से इसको 14 जनवरी 2019 को लागू कर दिया गया। कंट्रोवर्सी ये हुई कि उस समय लोकसभा के चुनाव आने वाले थे। उन चुनावों को देखते हुए बीजेपी गवर्नमेंट ने सवर्णों का साथ पाने के लिए, जनरल कैटेगरी का, ब्राह्मण और क्षत्रियों का साथ पाने के लिए बीजेपी ने एक ट्रम्प कार्ड खेला है। आपकी इसमें क्या राय है, आप वो कमेंट में बता सकते हैं। पहले की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने 50% रिजर्वेशन का कैप फिक्स किया था कि रिजर्वेशन किसी भी कैटेगरी को दो, लेकिन वो 50% को क्रॉस नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी EWS कोटा के आने के बाद ये 59.5% हो गया है। इस चीज़ को और अन्य कई चीज़ों को आधार बनाकर लोगों ने PIL डालना स्टार्ट किया 2019 में ही। तब उस समय CJI रंजन गोगोई हुआ करते थे। उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं कहा इस अमेंडमेंट को, लेकिन जो PIL डाली गई उनको लिस्ट करके उनको सुनने का भरोसा जरूर दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे जजमेंट क्या आया। 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। साथियों, हम आपको ये बताते चलें कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है उसमें मिनिमम 5 जजेस ही होते हैं। इसीलिए जो भी फैसले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के माध्यम से आते हैं उनमें थोड़ी सी देर होना लाजमी है। इस केस का वर्डिक्ट 3 और 2 के अनुपात में EWS कोटे को अपहोल्ड करने के यानी बनाए रखने के फेवर में आया। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को छोड़कर, जो कि केवल माइनॉरिटी के लिए बनाए गए हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को छोड़कर अन्य सभी सरकारी संस्थानों में, शैक्षणिक संस्थानों में और नौकरियों में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% का रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल बताया। इस बेंच को हेड किया गया
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित के द्वारा। इसमें 4 और जजेस थे जिनमें थे जस्टिस दिनेश महेश्वरी, बेला एम त्रिवेदी, ये एकमात्र महिला जज थीं इस बेंच की। अन्य थे JB पर्दीवाला और S रविंदर भट्ट। 35 मिनट तक 4 सेपरेट जजमेंट को पढ़ा जो कि अब तक हुए थे इन चीज़ों को लेकर कोर्ट रूम में, और अपने फाइनल डिसीजन सुनाए। आगे हम देखेंगे उन्होंने अपना फाइनल डिसीजन क्या दिया। स्वाभाविक सी बात है, जब कोई जजमेंट पास होता है तो उसमें कुछ जजेस होते हैं जजमेंट के फेवर में और कुछ जजेस होते हैं जजमेंट के अगेंस्ट में। इसमें मेनली 3 जजेस फेवर में थे, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पर्दीवाला। जस्टिस माहेश्वरी का कहना है कि जो 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं भी ब्रीच नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो अमेंडमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन है, एक सकारात्मक स्टेप है स्टेट के द्वारा, सरकार के द्वारा, टू इंश्योर एन इंक्लूसिव मार्च, समावेशी, यानी कि समाज के कई वर्गों को समावेश करते हुए आगे चलने की प्रक्रिया है एक, टुवर्ड गोल ऑफ इगैलिटेरियन, यानी कि जो समानतावादी सोसाइटी का, समानतावादी समाज का एक लक्ष्य था हमारे पूर्वजों का, उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक किसी पर्टिकुलर क्लास को या सेक्शन को या सोसाइटी को जो कि डिसएडवांटेज्ड है, काफ़ी समय से वो डिसएडवांटेज्ड है, उसके अपलिफ्टमेंट का एक साधन है। वहीं जस्टिस त्रिवेदी जी की ये राय थी कि इस अमेंडमेंट को इस आधार पर स्ट्राइक डाउन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना ये था कि जो 10% का कोटा है उसमें SC ST और OBC को क्यों नहीं रखा गया। तो इन्होंने कहा कि इस आधार पर इस अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन नहीं किया जा सकता, और ये भी कहा कि इसको पार्लियामेंट के द्वारा एक सकारात्मक कदम के रूप में देखना चाहिए जो कि EWS क्लास के बेनिफिट में ही है। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के तीसरे जज हैं जस्टिस पर्दीवाला, इन्होंने ये कहा कि रिजर्वेशन का मतलब है सोशल जस्टिस को सिक्योर करना, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं होना चाहिए कि इंडेफिनिट टाइम के लिए लागू है तो लागू ही है, फिर उसके बाद वो एक अधिकार बन गया। उसके बाद अगर समाज में उसकी समीक्षा करने की कोशिश भी की जाए तो लोगों को ये लगेगा कि नहीं, हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है। इसकी समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही इसको लागू करना चाहिए। जो 2 जजेस इसके अगेंस्ट में थे वो थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित और जस्टिस S रविंद्रन भट्ट। CJI यू ललित कहते हैं कि मैं इसके अपोजिशन में एकदम से नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि EWS कोटा होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से SC ST और OBC को इससे अलग किया गया तो कहाँ है इंक्लूसिव मार्च, समावेशी अप्रोच कहाँ है। जस्टिस S रविंद्रन भट्ट का कहना है अगर माइनॉरिटी व्यू से देखा जाए तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है इसको स्ट्राइक डाउन कर देना चाहिए, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता देना चाहिए। ये किन ग्राउंड पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है, क्योंकि ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इनकी बात से सहमत हुए। इन्होंने भी कहा कि हाँ ऐसा है। बात करेंगे जनरल आर्गूमेंट्स की। 3 प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं इस पर। पहला प्रश्न ये है कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर क्वेश्चन है। एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई गाइडलाइन में जो कि 50% मैक्सिमम लिमिट है रिजर्वेशन की, उसको भी क्रॉस कर रहा है। तीसरा ये था कि SC ST और OBC को एक्सक्लूड कर दिया गया, तो ये भी मूलभूत ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है। इस तरह से तीनों प्रश्न इस चीज़ पर आधारित हैं कि ये एक्ट संविधान के मूलभूत ढांचे को यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है। इनके जवाब में क्या कहा गया? कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की अगर बात करें तो ये अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि स्टेट कैन मेक लॉ फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ एनी वीकर सेक्शन। एनी वीकर मीन्स कोई भी सोसाइटी का कोई भी सेक्शन हो, वो SC हो, ST हो, सवर्ण हो, या फिर महिलाएं हों, या फिर LGBTQ की बात कर लें, जो लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर्स की कम्युनिटी होती है, या कोई भी सेक्शन हो सोसाइटी का, अगर उनके अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंट सरकारें कुछ करना चाहती हैं तो वो फ्री हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि ये 50% कैप को क्यों क्रॉस कर रहा है, तो उसका ये रीज़न
दिया गया जुडिशरी के द्वारा खुद। ये जो 50% कैप था वो केवल सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड पीपल्स के लिए था। ये टोटली डिफरेंट है, ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों के लिए है। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें कि SC ST और OBC को इस दायरे से बाहर क्यों रखा गया, तो इसका आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर एक तरह के बेनिफिट को वो ऑलरेडी ले रहे हैं तो इतने छोटे, इतने नैरो स्ट्रिप जो दी गई है, छोटा बैंड जो दिया गया है 10% का, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जनरल कैटेगरी की जो कि गरीबी रेखा में है, इकोनॉमिकली वीक है, उसको 10% में रखा गया। अब उसमें भी अगर इन कैटेगरीज को शामिल कर दिया जाए तो ये प्रैक्टिकली कोई भी जस्टिस नहीं होगा उनके साथ। तो साथियों, आज की वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से EWS कोटा सवर्ण कैटेगरी के गरीबों के लिए दिया जाता है, और आज यानी 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस अमेंडमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है। आर्ग्यूमेंट और भी अगेंस्ट में आते हैं। लोगों का ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट हर एक सेक्शन के लिए इस तरह से छोटे छोटे कैप लाती रही रिजर्वेशन के, जो प्रैक्टिकल रिजर्वेशन मिल रहा है लोगों को उसका एक मजाक बनेगा और प्रैक्टिकली उनको मिलेगा नहीं। तो इस चीज़ को भी टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने, सरकारों ने अपना आर्ग्यूमेंट दिया है कि जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उनमें अतिरिक्त सीटें बढ़ा दी गई हैं, सो दैट अगर 10% कोटा बढ़ाया गया है तो उसके प्रोपोर्शन में, उसके अनुपात में उन सीटों को बढ़ाया गया, ताकि एक विशेष वर्ग को जो कि पहले से आरक्षण ले रहा है जैसे SC ST OBC, इनको ये ना लगने लगे कि हमारे ही हिस्से से 10% इस कैटेगरी को दिया जाएगा। तो साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते रहेंगे आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए सी यू सून, बाय बाय, जय हिंद।